Hello friends, welcome to our new channel Kar Advisor. My name is C. रतन पटौरिया। ये चैनल हमने क्रिएट किया है जीएसटी, इनकम टैक्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमें कब कब कंपल्सरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इन सर्टेन केसेस। आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं जहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है और टर्नओवर को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। पहला आता है वो पर्सन जो इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं वो पर्सन जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। फिर आते हैं वो पर्सन जो सेक्शन 9 के अंतर्गत टैक्स पे करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। फिर आते हैं नॉन रेजिडेंट अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। फिर आते हैं वो पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं। फिर आते हैं वो पर्सन जो किसी और के ब्याह पर टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फिर वो पर्सन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अब गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं वो पर्सन जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। आइए अब इनको बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आते हैं पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाई। अगर कोई पर्सन गुड्स या सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना चाहता है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसको टर्नओवर का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसमें एक चीज़ और है कि एक्सपोर्टर्स को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है क्योंकि एक्सपोर्ट इंटरस्टेट टैक्स सप्लाई मानी जाती है, हालांकि उनको जीएसटी नहीं देना पड़ता। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दे रखे हैं जहां पर आप इंटरस्टेट टैक्स सप्लाई कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। इसमें दो नोटिफिकेशन है। पहली नोटिफिकेशन कहती है कि अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें सर्विसेज को सिर्फ कवर किया गया है और आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है और 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। सेकंड नोटिफिकेशन कहती है कि अगर आप इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए या फिर वो गुड्स जो कारीगर अपने हाथ से बनाते हैं और उनकी एग्रीड टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं है और वो बंदे ई-वे बिल जनरेट करता हो। फिर आते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। पहले जानते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो किसी एक स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं और किसी और स्टेट में ओकेजनली गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां पर उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बेंगलोर में रजिस्टर्ड है और वो गोवा में एक इवेंट कंडक्ट करना चाहती है। कंपनी का कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस गोवा में नहीं है और वो ओकेजनली इसको कंडक्ट कर रही है, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा गोवा में। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसमें भी सेम एक्सेप्शन वही है जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था। आइए अब आगे चलते हैं। फिर आते हैं वो पर्सन जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि टैक्स पे करने की लायबिलिटी रिसिपेंट पे है, ना कि सप्लायर्स पे। इसमें दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4। आइए जानते हैं इनके बारे में। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 कहता है इसमें कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं गुड्स और सर्विसेज में जहां पर जीएसटी पे करना पड़ेगा रेसिपिएंट को, जैसे कि लीगल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अगर हम कोई सर्विसेज गवर्नमेंट से लेते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ व्हीकल एक्सेट्रा। सेकंड आता है सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। इसमें कुछ रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरीज डिफाइन कर रखी हैं कि अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं तो उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक नीचे पॉइंट दिया गया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आरसीएम के अंडर रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा अगर सप्लायर ने चाहे रॉन्गफुली कलेक्ट और डिस्चार्ज कर दिया हो टैक्स तब भी। जाते हैं वो पर्सन जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंडर टैक्स पे करते हैं। इसमें मेनली आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।
गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज डिफाइन कर रखी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसमें आते हैं जैसे ओला, उबर। फिर आते हैं वो सर्विसेज जहां पर होटल या गेस्ट हाउस में रहने की सर्विसेज दी जा रही हैं, जैसे कि ओयो। फिर आते हैं अगर कोई सर्विसेज हाउसकीपिंग जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिंग का काम देते हैं, जैसे कि अर्बन क्लब। फिर आते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करते हैं। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो इंडिया में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। उनको कंपल्सरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और उनको भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दी जाती। फिर आते हैं वो पर्सन जिसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 51। इसमें सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है @2% अगर वो कोई पेमेंट करते हैं सप्लायर्स को और उनकी सप्लाई की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है। ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसी या कोई पर्सन या कैटेगरी पर्सन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हों। गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किए हैं स्पेसिफाइड पर्सन वो है अथॉरिटी या बोर्ड या कोई बॉडी जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की हो और जिसमें 1% की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास हो, या फिर कोई सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया हो। और फिर लास्ट में आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इन सबको टीडीएस काटना पड़ता है और उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आते हैं हम वो पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी और के बिहाफ पर। इसमें प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप आता है। इसमें 3 बातें याद करने वाली हैं। पहला कि अगर कोई प्रिंसिपल या एजेंट के बीच सप्लाई ऑफ गुड्स होता है विद और विदाउट कंसिडरेशन तो उस पर जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे उसमें वो उससे पैसा ले या ना ले। सेकंड ये कि एजेंट को जीएसटी पे करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है फर्दर इनवॉइस पे कि फर्दर इनवॉइस एजेंट ने किया है या प्रिंसिपल ने ही किया है। थर्ड आते हैं अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है विदाउट कंसिडरेशन तो जिस पे जीएसटी नहीं देना पड़ता। आइए इसको जानते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि इसमें दिखा रखा है, पहला केस है एजेंट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पहले केस में एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इस केस में ए प्रिंसिपल है, इसने इनवॉइस किया बी जो उसका एजेंट है और बी ने इनवॉइस किया सी जो कस्टमर है। तो इस केस में ए भी जीएसटी लगाएगा बी को और बी भी जीएसटी लगाएगा सी को, तो बी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकंड केस आता है एजेंट जहां पर उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ता। इस केस में ए प्रिंसिपल इनवॉइस कर रहा है डायरेक्टली टू सी कस्टमर को, बी एजेंट ने सिर्फ कस्टमर को ए से मिलवाया है और इसने कोई इनवॉइसिंग नहीं की है। फिर आते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मीनिंग ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स वो ऑफिस जहां पर इनपुट सर्विसेज रिसीव होती हैं और वो एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट से अपना टैक्स आगे फर्दर सेम पैन नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसमें गुड्स नहीं आते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि कंपनी जैसे उनके हेड ऑफिस एक प्लेस पर होते हैं और यूनिट्स अलग अलग जगहों पर होता है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में। हेड ऑफिस कुछ सर्विसेज लेते हैं जैसे कि सेंट्रलाइज्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्टैट्यूटरी ऑडिटेड सर्विसेज, आईपीआर सर्विसेज जो कॉमन होती हैं सारी यूनिट्स के लिए। जो बिल्स होते हैं वो हेड ऑफिस को रेज किए होते हैं, बट हेड ऑफिस खुद कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है तो उसका इनपुट कहीं यूटिलाइज नहीं होता है। तो इस केस में हेड ऑफिस अपना टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी सारी यूनिट्स को ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। प्रोपोर्शनेट बेसिस है दैट इज टर्नओवर बेसिस। फिर आते हैं वो पर्सन जो सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस काटते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एबीसी डिज़ाइन अपने कुछ गारमेंट्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सेल करता है, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसमें एक गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें उन्होंने उन सप्लायर को एग्जाम कर दिया था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन सेक्शन 95 सप्लाईज के
अंतर्गत अपनी सप्लाई करते हैं और उनके टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है अंडर सेक्शन 52। टीसीएस जीएसटी में क्या है? इनकम टैक्स में तो हमने पढ़ा हुआ है। जीएसटी में TCS under GST means tax collected by e-commerce operator from the consideration received by it on the behalf of supplier of goods or services। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि ABC डिजाइन ने अपने गारमेंट्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल किया था। अमेजोन या फ्लिपकार्ट ABC डिजाइन को पेमेंट करने से पहले उनसे TCS कलेक्ट कर लेंगे। फिर लास्ट में आते हैं वो पर्सन जो इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं टू अ पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन। इस सर्विस को हम कहते हैं OITER। ये वो सर्विसेज होती हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया। इसमें अगर कोई सप्लायर आउटसाइड इंडिया से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाता है और गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है। बट उस केस में क्या, अगर कोई सप्लायर आउटसाइड इंडिया कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में और वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, तो इस केस में गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाता। इसलिए वो ये प्रोविजन लाए हैं जिसमें जो पर्सन बाहर से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए अब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है careeradvisor@gmail.com। आप हमें अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम।